दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट थर्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और हमारा आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल लैक ओपेरॉन मॉडल। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लैक ओपेरॉन मॉडल के बारे में डिटेल से जानेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लैक ओपेरॉन मॉडल को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस जो कुछ टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है उसको शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ, तभी आपको लैक ओपेरॉन मॉडल अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी जीन रेगुलेशन होने वाला होता है उस समय दो प्रोसेस चलते हैं, एक चलता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा चलता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से बनता है एमआरएनए और ट्रांसलेशन में एमआरएनए से बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, इस पर अलग से मैंने वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारा जीन एक्सप्रेस होता है यानी अपने आप को प्रदर्शित करता है तो वहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और प्रोटीन का फॉर्मेशन जहाँ होता है, जिस जीन के द्वारा होते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो कोई भी सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, उसमें आपको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में तीन भाग होते हैं। एक होता है प्रमोटर, दूसरा जो भाग होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और यही भाग प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है टर्मिनेटर, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। तो इन तीन भागों से कोई भी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बना होता है। तो जब भी हमारे बॉडी को अगर प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो ये जीन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और यदि इस जीन के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करना है तो यहाँ पर हमें इस जीन को रोकना पड़ेगा। तो इस जीन को रोकने के लिए हमारे शरीर में कोई न कोई रिप्रेसर होता है। तो याद रखिएगा, रोकने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस को क्या होता है, रिप्रेसर होता है। तो यहाँ पर प्रमोटर के साथ एक सीक्वेंस होता है डीएनए पर जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंस। जैसा कि हमारे घरों में फ़ैन की स्पीड को रेगुलेट करने के लिए क्या लगा होता है, रेगुलेटर लगा होता है, उसी तरह प्रमोटर वाले रीजन के पास रेगुलेटरी जीन होता है, या फिर इसे हम रेगुलेटरी सीक्वेंस भी कह सकते हैं। तो जब ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड को हमें बढ़ाना है या घटाना है, चालू करना है अथवा रोकना है, तो ये सभी काम जो है वो कौन करता है, वो करता है रेगुलेटरी सीक्वेंस। तो जब भी हमारे बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होगी तो ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है एक रिप्रेसर बनाता है, और ये रिप्रेसर क्या करता है, प्रमोटर के बगल में उपस्थित जो ऑपरेटर सीक्वेंस होता है उसी पर आकर जुड़ जाता है। यहाँ वाले भाग को हम बोलते हैं ऑपरेटर, इसी पर रिप्रेसर जुड़ जाता है। तो इस रिप्रेसर के जुड़ने के कारण जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि एमआरएनए का निर्माण करता है, वह आगे स्ट्रक्चरल जीन के पास नहीं पहुंच पाता, और स्ट्रक्चरल जीन के पास न पहुंचने के कारण ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, और ट्रांसक्रिप्शन जब नहीं होता तो न तो एमआरएनए बनेगा और न ही प्रोटीन। और इस तरह से जो रिप्रेसर होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट समझाने का रीज़न ये था कि हमें आगे लैक ओपेरॉन मॉडल पढ़ना है, और जो लैक ओपेरॉन मॉडल है टोटली इसी कंसेप्ट पे काम करता है। यानी कि जब प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन के सिंथेसिस को रेगुलेट करना होता है तो उस समय रिप्रेसर होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को बनने से रोकता है अथवा चालू करता है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, आइए अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी में मेन एनर्जी सोर्स होता है। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल ई कोलाई की, तो ई कोलाई के केस में क्या होता है कि जब उसके पास एनर्जी सोर्स के रूप में ग्लूकोज नहीं होता, यानी कि जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो उस समय इसके पास लैक्टोज ही एनर्जी सोर्स के रूप में होता है।
तो इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि इससे एनर्जी प्राप्त करने के लिए, या फिर कह सकते हैं इसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए 3 तरह के एंजाइम की ज़रूरत होती है। पहला है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा है परमिएज और तीसरा है ट्रांस एसिटाइलेज। तो आपको बता दें कि परमिएज की वजह से जो लैक्टोज होता है वह ई कोलाई सेल में प्रवेश करता है, और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या करता है, लैक्टोज को बदल देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। वहीं हम बात करें ट्रांस एसिटाइलेज की, तो इसका जो फंक्शन है वो क्लियर नहीं माना जाता, लेकिन ये माना जाता है कि ये क्या करता है, एसिटिल ग्रुप को एसिटिल कोएंजाइम ए और गैलेक्टोसाइड में बदल देता है। तो जब माध्यम में ई कोलाई के चारों तरफ लैक्टोज रहता है तो इन 3 एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और जब लैक्टोज नहीं रहता तो इन 3 एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कैसे ये तीनों एंजाइम बनते हैं, नहीं बनते हैं, इसको एक्सप्लेन किया था 2 वैज्ञानिक, फ्रांसकोइस जैकब और जैक्वेस मोनोद ने, जिसके लिए इन्हें 1965 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और इनका जो थ्योरी था उसे बोलते हैं हम लैक ओपेरॉन थ्योरी। तो जब बैक्टीरियल सेल में लैक्टोज होता है तो वो एक इंड्यूसर का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जीन का सीक्वेंस है जहाँ पर ऑपरेटर है। तो जब इंड्यूसर रहता है तो यह इसे क्या करता है, स्विच ऑन कर देता है, और जब लैक्टोज नहीं होता तो इसे यह स्विच ऑफ कर देता है। तो ये कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है, इसको अब हम डिटेल से समझेंगे और जानेंगे कि क्यों हम इसे लैक ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। और इसी के साथ साथ ओपेरॉन में उपस्थित जितने भी सीक्वेंस है उनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो लैक ओपेरॉन में जो लैक है, लैक का मतलब है यहाँ पर लैक्टोज जो कि इंड्यूसर का काम करता है, और ओपेरॉन का मतलब है जीन सीक्वेंस, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं सिस्टम। तो सबसे पहले जैकब एवं मोनोद ने ई कोलाई जीवाणु में प्रोकैरियोटिक के जीन रेगुलेशन को समझाने के लिए लैक ओपेरॉन मॉडल दिया था, और ये लैक ओपेरॉन मॉडल दिया था 1961 में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब है लैक्टोज और ओपेरॉन का मतलब है फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, यानी कि जीन की क्रियात्मक इकाई। तो ओपेरॉन जो है एक से अधिक संरचनात्मक जीन, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन से बना हुआ डीएनए का वह भाग है जो कि एक इकाई के रूप में कार्य करता है। जैसा कि आप नीचे इमेज में देख सकते हैं, आपको ओपेरॉन जीन देखने को मिलेगा। इसके सभी पार्ट के बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन लैक ओपेरॉन ए पॉलीसिस्टर्निक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेट बाय ए कॉमन प्रोमोटर जीन एंड रेगुलेटरी जीन। यहाँ पर एक वर्ड आया है पॉलीसिस्टर्निक जीन, ये क्या होता है मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। तो यहाँ पर 2 टर्म होते हैं, एक होता है मोनोसिस्टर्निक जीन और दूसरा होता है पॉलीसिस्टर्निक जीन। तो मोनोसिस्टर्निक जीन उसे कहते हैं जो कि केवल एक ही जीन एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और इस तरह का जीन जो है वो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में पाया जाता है। वहीं हम बात करें पॉलीसिस्टर्निक जीन की, तो जब एक से अधिक जीन एक से अधिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टर्निक जीन। और इस तरह का आपको जीन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम लैक ओपेरॉन जीन पढ़ रहे हैं यह एक प्रकार का पॉलीसिस्टर्निक जीन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लैक ओपेरॉन चल रहा है वह ई कोलाई सेल में चल रहा है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और इसमें 3 अलग अलग जीन 3 अलग अलग प्रोटीन एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओपेरॉन जो है वह किन 4 मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है। तो ये बना होता है स्ट्रक्चरल जीन से, जिसे हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक जीन। दूसरा है प्रचालक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑपरेटर। तीसरा है उन्नायक, जिसे हम बोलते हैं प्रमोटर। और चौथा है नियामक जीन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलेटरी जीन या फिर आई जीन। अगर हम ओपेरॉन के उदाहरण की बात करें तो आपको लैक ओपेरॉन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरा है टीआरपी ओपेरॉन यानी कि ट्रिप्टोफेन। दूसरा है एआरए ओपेरॉन। चौथा है हिस ओपेरॉन या हिस्टिडीन ओपेरॉन। और लास्ट है वेल ओपेरॉन, जिसे हम बोलेंगे वेलिन ओपेरॉन। तो आइए हम लैक ओपेरॉन की संरचना को समझते हैं। तो आपके एग्जाम में लैक ओपेरॉन स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़रूर आता है, ठीक है। और अगर आता है तो आपको इस ट्रिक से याद रखना है, पीपो जया, ठीक है, PIPOZYA
ए। तो आपको इसी क्रम में इसको याद रखना है। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है संरचनात्मक जीन यानी कि स्ट्रक्चरल जीन, जो कि जेड वाई और ए जीन से मिलकर बना होता है। इस स्ट्रक्चरल जीन से लगा हुआ एक ऑपरेटर होता है यानी कि प्रचालक होता है, और ऑपरेटर से पहले लगा हुआ प्रमोटर होता है। प्रमोटर जीन के ठीक पहले एक होता है आई जीन, जिसे हम रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं, और इसी जीन का मुख्य कार्य होता है रिप्रेशर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। तो पूरी लैक ओपेरॉन के लिए जो उत्प्रेरक का कार्य करता है यानी कि जो इंड्यूसर का काम करता है वो होता है लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज की ही मुख्य भूमिका होती है इस पूरे जीन को एक्टिव करने में या फिर डीएक्टिव करने में, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि यह जीन को स्विच ऑफ करता है और स्विच ऑन करता है। तो कैसे करता है आगे हम वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम सभी जीन के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, यानी कि जो भी लैक ओपेरॉन में जीन है उनके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन की। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वह 3 अलग अलग जीन से मिलकर बना होता है, और ये जीन है जेड वाई और ए, और ये जीन कहलाते हैं पॉलीसिस्टर्निक जीन। और जैसा कि मैंने बताया था ये जीन केवल प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। तो ये जो तीनों जीन है जेड वाई ए एक साथ ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए अणु का निर्माण करते हैं, और बाद में एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है और 3 तरह के प्रोटीन एंजाइम बनते हैं, जिन्हें हम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएटाइलेज के नाम से जानते हैं। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का निर्माण करता है जेड जीन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम होता है कि जो लैक्टोज शर्करा होती है उसे यह तोड़ देता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। दूसरा जो स्ट्रक्चरल जीन है वो है वाई जीन। तो वाई जीन क्या करता है, यह परमिएज एंजाइम को कोड करता है, और ये परमिएज एंजाइम लैक्टोज को कोशिका में प्रवेश करने के लिए आसान बनाता है, यानी कि जब बाहर मीडियम में अगर कोशिका को लैक्टोज मिल जाता है तो आसानी से लैक्टोज को कोशिका के अंदर प्रवेश करने देता है। तो परमिएज एंजाइम के कारण ही जो लैक्टोज शुगर होता है वह ई कोलाई सेल के अंदर प्रवेश करता है। वाई के बाद तीसरा जीन है ए जीन। तो ये ए जीन क्या करता है, ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को कोड करता है। तो ट्रांस एटाइलेज का जो काम है वो अननोन माना जाता है, लेकिन ये माना जाता है कि ये बीटा गैलेक्टोज के कार्य में मदद करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लैक ओपेरॉन के ये 3 जीन के जो उत्पाद हैं यानी कि बीटा गैलेक्टोज, परमिएज और ट्रांसएटाइलेज, ये तीनों ही लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म यानी कि लैक्टोज के उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है ऑपरेटर यानी कि प्रचालक। तो ये स्ट्रक्चरल जीन का जो सबसे पहला जीन है जेड जीन उसके पास स्थित होता है, और ये एक प्रकार से ओपेरॉन के स्विच की तरह कार्य करता है, यानी कि यह ओपेरॉन प्रक्रिया को स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ करता है। तो जब कभी भी जो आई जीन है रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वह जाकर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है जो कि एमआरएनए का निर्माण करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, और जो पूरी प्रक्रिया होती है वो स्विच ऑफ हो जाती है। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे होता है आगे मैं आपको डिटेल से एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा वेट रखिए, हर चीज़ को हर कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर जो कि है प्रमोटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उन्नायक। तो यह ऑपरेटर जीन के आगे पाया जाने वाला ओपेरॉन का एक भाग है। इट इज़ द रीजन इन विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, यानी कि यह वह भाग होता है लैक ओपेरॉन का जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। तो जब ऑपरेटर पर रिप्रेसर नहीं होता तब ये आगे की ओर बढ़ता है स्ट्रक्चरल जीन के पास और एमआरएनए का निर्माण करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन के समय आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़कर संरचनात्मक जीन के ट्रांसक्रिप्शन को प्रारंभ करता है। आइए चलते हैं ओपेरॉन के फोर्थ कंपोनेंट की ओर यानी कि फोर्थ जीन की ओर जो कि है नियामक जीन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलेटरी जीन, और इसे आई जीन भी कहा जाता है। तो रेगुलेटरी जीन या फिर आई जीन प्रमोटर के ठीक पहले स्थित होता है, और इसका सबसे जो मुख्य कार्य होता है कि जब माध्यम में लैक्टोज नहीं होता
उस समय यह रिप्रेसर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो कि ऑपरेटर के जीन के साथ जुड़कर संरचनात्मक जीन द्वारा जो बनने वाले जो 3 अलग-अलग प्रोटीन एंजाइम है, उनके ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। तो इस तरह से प्रोटीन संश्लेषण को ये रोकता है। तो याद रखिएगा कि रिप्रेसर प्रोटीन कौन बनाता है, रेगुलेटरी जीन या फिर आई जीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर जुड़ता है ऑपरेटर जीन से और आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने नहीं देता, जिससे कि संरचनात्मक जीन ये तीनों प्रकार के जो प्रोटीन एंजाइम है उनको बनने नहीं देते। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ओपेरॉन के मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि लैक ओपेरॉन कैसे कार्य करता है। तो इसके कार्य करने के 2 मेथड है, एक है स्विच ऑन और दूसरा है स्विच ऑफ। तो आपको बता दें कि जब माध्यम में लैक्टोज शुगर होता है, ठीक है, तो लैक्टोज शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए 3 एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब ये 3 एंजाइम बनेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि जो ओपेरॉन है वह स्विच ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर जो इंड्यूसर होता है, यानी कि जो लैक्टोज है, यह एक तरह से इंड्यूसर का काम करता है। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस समय जो लैक ओपेरॉन होता है वो एक्टिव होता है, यानी कि स्विच ऑन होता है, और जब माध्यम में लैक्टोज यानी कि इंड्यूसर नहीं होता तो उस दौरान जो लैक ओपेरॉन है वो स्विच ऑफ होता है। तो आइए समझते हैं कि जब माध्यम में लैक्टोज नहीं होता तब क्या होता है। तो जब जीवाणु के चारों तरफ लैक्टोज नहीं होता तब लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से जो संबंधित संरचनात्मक एंजाइम है जेड, वाई और ए, ये क्या करते हैं, ये तीनों अलग अलग एंजाइम का उत्पादन नहीं करते, क्योंकि भाई ये एंजाइम करते क्या है, ये तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो जब लैक्टोज ही नहीं है तो उस समय इनका कोई कार्य ही नहीं है कि ये तीनों एंजाइम को बनाए। तो इस केस में जेड, वाई, ए के जीन एक्सप्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो जीन होते हैं वे स्विच ऑफ होते हैं। तो ये स्विच ऑफ कैसे होते हैं, इस स्थिति में क्या कहता है, जो रेगुलेटर जीन है यानी कि जो जीन आई है, ये क्या कहता है, एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो कि जाकर ऑपरेटर से जुड़ जाता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि ज़रूरी होता है एमआरएनए के निर्माण के लिए, ठीक है, वो अब क्या करता है, उसका जो मार्ग होता है वह रुक जाता है, क्योंकि जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वह आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने से रोक देता है। और जब आरएनए पॉलीमरेज संरचनात्मक जीन तक नहीं पहुंचेगा तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता और न ही ट्रांसलेशन हो पाता है, और इस तरह से जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वह तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो आइए मैं पूरे प्रोसेस को आपको एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन खींची हुई है ये एक तरह से बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और इस सेल के बाहर की ओर लैक्टोज उपस्थित भी हो सकता है या फिर अनुपस्थित भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित है। तो जब मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं तो इसके मेटाबॉलिज्म के लिए तीनों एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो जब तीनों एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो जो स्ट्रक्चरल जीन के जो जीन है जेड, वाई और ए, इनका भी कोई कार्य नहीं रहेगा, क्योंकि यही तीनों जीन ही इन तीनों एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब माध्यम में लैक्टोज है ही नहीं तो उस केस में जो ओपेरॉन होगा वह स्विच ऑफ रहेगा। तो इस केस में जो रेगुलेटर जीन है या फिर कह सकते हैं आई जीन है, यह ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बनाता है। अब ये जो एमआरएनए है वह ट्रांसलेशन के द्वारा एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसे हम इनहिबिटर प्रोटीन भी बोलते हैं, इसलिए जो लैक आई है जो कि इनहिबिटर प्रोटीन का निर्माण करता है तो इसे हम इनहिबिटर जीन भी कहते हैं। तो जब माध्यम में लैक्टोज नहीं होता तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, यह ऑपरेटर जीन के साथ जाकर जुड़ जाता है और ऑपरेटर के साथ जुड़कर ये रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो प्रमोटर के पास उपस्थित जो आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पर देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, रिप्रेसर प्रोटीन के न होने पर लैक जेड, लैक वाई, लैक ए के पास पहुँचता है
और तीनों तरह के प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। लेकिन जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पर जुड़ जाता है तो इसे आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलता। तो इस कंडीशन में जो ओपेरॉन होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि आगे संरचनात्मक जीन कोई भी प्रोटीन नहीं बना पाते। तो अभी जो भी बातें मैंने बताया कि कैसे ओपेरॉन स्विच ऑफ होता है, उन सभी बातों को मैंने ये यहाँ पर इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि लैक ओपेरॉन स्विच ऑन कैसे होता है, और जब स्विच ऑन होता है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वह हमेशा सेल में प्रेजेंट रहता है और ऑपरेटर से जुड़ा रहता है जब तक कि माध्यम में लैक्टोज प्रेजेंट न हो। अब हम मान लेते हैं कि लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, तब क्या होगा? तो जैसे ही मीडियम में लैक्टोज होता है तो ये लैक्टोज तुरंत ही बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में इंटर करता है। तो ये लैक्टोज इंटर कैसे करता है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो लैक वाई है यह एक एंजाइम बनाता है, ये एक प्रोटीन एंजाइम बनाता है जो कि परमिएज है, और इस परमिएज एंजाइम के कारण ही लैक्टोज जो है बाहरी वातावरण से बैक्टीरिया के कोशिका में प्रवेश करता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि जब लैक वाई ने यहाँ पर इस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं किया तो लैक्टोज कैसे आ जाएगा? तो आपको बता दें कि परमिएज एंजाइम की कुछ न कुछ मात्रा कोशिका में हमेशा रहती है। तो जब भी कोशिका के बाहर लैक्टोज मिलता है तुरंत परमिएज एंजाइम क्या कहता है कि उस लैक्टोज को कोशिका के अंदर प्रवेश करा देता है। तो जब लैक्टोज कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, इसे एलो लैक्टोज में बदल देता है। और जैसे ही एलो लैक्टोज बनता है, यह एलो लैक्टोज बनते ही जो रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि ऑपरेटर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है वह तुरंत ही ऑपरेटर जीन को छोड़ देता है, यानी कि उससे अनबाइंड हो जाता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन के ऑपरेटर के छोड़ते ही ये जो एलो लैक्टोज है यह जाकर रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले लैक्टोज परमिएज की सहायता से कोशिका के अंदर आया, फिर बीटा गैलेक्टोज की सहायता से ये बदल गया एलो लैक्टोज में। अब एलो लैक्टोज के बनते ही जो रिप्रेसर प्रोटीन है इस एलो लैक्टोज से जुड़ जाता है और इस तरह से यह ऑपरेटर जीन को छोड़ देता है। तो जैसे ही एलो लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ा तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज था अब तो ये फ्री हो गया, क्योंकि अब ऑपरेटर के पास कोई भी रिप्रेसर प्रोटीन नहीं है जो कि इस आरएनए पॉलीमरेज को रोक रहा था, ठीक है। तो ऑपरेटर जीन के फ्री होने से अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वह ईजिली इसके ऊपर स्लाइड हो सकता है। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज लैक जेड, लैक वाई, लैक ए पर स्लाइड हुआ तुरंत ही वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बनेंगे और उसके बाद उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा और तीनों तरह के जो प्रोटीन एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों ही बन जाते हैं जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही ऑपरेटर फ्री होता है रिप्रेसर से वहीं पर लैक ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाता है और स्विच ऑन होते ही तीनों तरह के प्रोटीन एंजाइम बन जाते हैं। तो इस तरह से लैक ओपेरॉन काम करता है। आई होप आपको लैक ओपेरॉन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।